मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी। शादी की रात में खौफ से कांप रही थी, लेकिन शौहर ने मुझे हाथ भी न लगाया, बल्कि मुझे दवाई दी जिसको खाकर मैं सो गई। मैं 15 साल की थी, शौहर मेरी जवानी। मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी और इन लोगों में ये रिवाज था कि शादी से पहले ही निकाह कर दिया जाता था। इन लोगों की हाँ मंगनी का रिवाज नहीं था, इसलिए मेरा भी निकाह किया गया। और निकाह के बाद मैंने अपने शौहर को देखा। बहुत खूबसूरत इंसान था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने वालिदैन के फैसले पर फख्र होने लगा। बाद में मालूम हुआ कि मेरे शौहर में कुछ नुक्स हैं। मैं और मेरी वालदा सुनकर बहुत परेशान हुई। मैंने अपनी वालदा से इजाजत ली और अपने शौहर से मुलाकात की, लेकिन इनकी बातों से या इनके किसी भी अमल से नहीं लग रहा था कि इनमें कोई नुक्स है, और जिस्मानी लिहाज से भी वो बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। मुझे लगा किसी ने ऐसे ही हवाई उड़ा दी होगी। मैंने घर आकर अपनी वालदा को बताया और मुतमईन हो गई। हमारी शादी की तैयारियां शुरू थी। मैंने बड़े जोश व खरोश से अपनी शादी की तैयारियां की और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर पार्लर से वापस आई तो मुझे मेरी वालदा ने एक छोटा सा शॉपर मुझे देते हुए कहा कि मैं इसको अपने पर्स में छुपा लूं। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे शौहर के लिए दवाई है। तुमने इस दवाई को हर रोज दूध में मिलाकर उसको पिलाना है और ये अमल 15 दिन तक करना है, और ये बात किसी को भी मालूम ना हो। मैंने वालदा से पूछा कि इन्हें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर किस चीज की दवाई है? तो वालदा ने कहा ज्यादा सवाल जवाब ना करो और ये दवाई उसको लाजमी पिलाना। मैंने चुपचाप वो दवाई पर्स में डाली और रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में मेरी खूब अवभगत की, न जाने कितनी रस्में की। मेरी सास और नंद के हर अमल से उनकी खुशी नजर आ रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मैं इतनी मनचाही बहू हूँ और मेरा शौहर भी हर बात पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी माँ की बताई हुई बात भूल गई थी और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी की रस्मों के मजे ले रही थी। रात गई, मुझे कमरे में पहुंचाया गया और मेरे कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं किसी भी सूरत में अपने शौहर को दवाई खिलाना ना भूलूं। मुझे लगा कि मेरी माँ कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए मैंने इनकी बात मानने का फैसला कर लिया। जैसे ही मेरी ननद दूध का गिलास कमरे में रख कर गई, मैंने फौरन इसमें दवाई मिला दी। इस काम से मैं अभी फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कितनी देर मेरे चेहरे से नजरें न हटा सके। शायद हमारे दरमियान निकाह के रिश्ते ने इनके दिल में भी मेरे लिए मज़ीद मोहब्बत पैदा कर दी थी, लेकिन मैं तो शर्मो हया की वजह से उनको नजर भर के देख भी नहीं सकी थी। मेरी थकन के पेश नजर मेरे शौहर ने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला। मैंने अपने शौहर को दूध का गिलास पकड़ाया और खुद कपड़े तब्दील करने चली गई, लेकिन मेरे वापस आने तक मेरा शौहर सो चुका था। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, मेरा शौहर सो क्यों गया था और वो भी इतनी जल्दी सो गया। थोड़ी देर पहले तो वो मुझसे बातें कर रहा था, तो उस वक्त उसके चेहरे पर नींद के आसार बिल्कुल भी नुमाया नहीं थे। अब अचानक ही क्या हो गया था? मुझे लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे और इतना ज्यादा वक्त नहीं था कि कोई दुल्हा शादी की पहली रात इस तरह से सो जाए। ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात की थी कि मुझे नींद आ रही है या थक चुके हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे। थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करते रहे और मैं तो जैसे हवाओं में थी, और वो मेरे हुस्न की इतनी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बगैर मेकअप के देखना चाहते हैं, मेरा खालिस हुस्न देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेकअप साफ किया। वाकई में मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा चेहरा बगैर मेकअप के देखें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि मैं मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरे शौहर साहब तो नींद की आगोश में जा चुके थे। इन्हें सोता देखकर तो मेरे अरमानों का महल जमीन बोस हो गया था। ये वो लम्हात होते हैं जो एक दुल्हन अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है और ये जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हात बन जाते हैं। जब एक जायज रिश्ते में लड़का और लड़की बन जाते हैं, सारी जिंदगी कुछ लोग हराम से दूर भागते हैं ताकि वो हलाल के रिश्ते निभा सके। लेकिन मेरी किस्मत के मेरा शौहर तो सो चुका था। मैंने इनके करीब जाकर आहिस्ता से बोली ताकि इनकी आंख खुल जाए, मगर बोलने के बावजूद भी उनमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैंने अपनी चूड़ियों की आवाज़ें से शोर पैदा करने की कोशिश की इनके कान के करीब ताकि इनकी आंख खुल जाए, मगर वो बेसूद। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर 20 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी गहरी नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नजर उस दूध के गिलास पर पड़ी जो खाली था, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको दवाई मिलाकर दी थी और मैं सोच रही थी क्या वाकई इस दवाई का असर था जो वो गहरी नींद में चले गए थे। अगर ये दवाई का असर था तो बहुत गलत हुआ था। अभी तो उन्होंने बातें करना भी शुरू नहीं की थी। ये सब क्या हो गया था? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने इन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे सोए जैसे जागे ही ना थे। मैंने परेशानी से अपना मोबाइल उठाया और अपनी वालदा का नंबर मिलाया। मेरी माँ ने परेशानी के आले में मुझसे सवाल किया कि मैं इस वक्त इन्हें कॉल क्यों कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे मेरी माँ बहुत घबराई हुई महसूस हो रही थी। मुझे
लगा कि इन्हें लगता है कि मैं इन्हें कोई बुरी खबर सुनाने वाली हूँ, इसलिए फोन किया है। अम्मी, आपने जो दवाई मुझे दी थी, क्या वो नींद की दवाई थी? क्योंकि दवाई लेने के बाद तो मेरे शौहर फौरन ही गहरी नींद में चले गए हैं। ये तो कोई बात ना हुई। अगर मुझे मालूम होता कि वो नींद की दवाई है तो मैं इन्हें कभी ना देती। अगर उनको मालूम हो गया कि मैंने उन्हें नशावार दवाई दी है इन्हें सुलाने के लिए, तो मेरा क्या किरदार बचेगा उनकी नजर में? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं इनसे मोहब्बत नहीं करती, इनकी कुर्बत नहीं चाहती, इसलिए मैंने इन्हें सुला दिया। मेरा क्या तासुर पड़ेगा इन पर? इस किस्म की हरकतें शौहरों के साथ वो बीवियां करती हैं जो शौहरों से शादी से खुश नहीं होती। शादी की पहली रात शौहर को नशावार दवाई देकर सुला देती हैं। मैं सामने से अम्मी की बात सुने बगैर ही बोले जा रही थी। मेरी वालदा ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो ताकत की दवाई थी, इसमें नींद की दवाई शामिल नहीं थी। लेकिन अगर उससे नींद आ गई तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। जो भी है, तुम्हें 15 दिन तक ये दवाई पूरी करनी होगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुमने दवाई दी है। अगर तुम ये दवाई तरीके से नहीं दोगी तो उल्टा असर भी कर सकती है। अम्मी की बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई। इसका मतलब 15 दिन यूं ही गुजर जाएंगे और ये दवाई पीने के बाद इसी तरह सो जाया करेंगे। मजबूरन मुझे अम्मी की बात माननी पड़ी। मुझे लगा कि सुबह उठकर मेरे शौहर जरूर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब सुबह मेरे शौहर ने इस बारे में कोई बात ही ना की और वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं सोच रही थी कि इन्हें रात वाली बात याद नहीं थी कि इनको जल्दी नींद आ गई थी, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे। और सुबह होते ही सबकी मुतजस्सिस निगाहें हम दोनों पर थीं। मुझे इन निगाहों से बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि हम दोनों का नॉर्मल रवैया देखकर सब मुतमईन हो गए हैं। वो दिन गुजर गया। दूसरी रात भी मैं ये सिर्फ देखने के लिए कि मेरे शौहर को महसूस होता है या नहीं, फिर से दवाई दूध में मिला दी और वही दवा 2 मिनट के अंदर अंदर असर कर गई और मेरा शौहर गहरी नींद में सो गया और सुबह उठते ही वो फिर नॉर्मल था। मुझे भी लगने लगा कि सच में मेरे शौहर में कोई नुक्स है, वरना कौन मर्द शादी की पहली रात से ही सोया रहता है और उसे महसूस में नहीं होता, और तो और वो सारा दिन बड़ा नॉर्मल रहता है। उसका रवैया कहीं से भी ऐसा महसूस ना होता कि वो औरों से अलग है। मेरा शौहर सारा दिन ऑफिस में होता था, रात को वापस आते, थोड़ी बहुत बात होती, फिर मुझे मजबूरन दूध में दवाई मिलाकर देनी होती थी और वो गहरी नींद में चले जाते। मैंने वो दवाई छुपाई हुई थी खास जगह पर। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नजर इस दवाई पर पड़ जाए, खासकर मेरे शौहर की नजर, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं क्या करती फिर रही हूँ इनके साथ। इस शादी को लेकर जो मेरी ख्वाहिशात या मैंने जो कुछ सोच रखा था वो सब मुझे ख्वाब लगने लगा था। ये शादी मेरे लिए एक मुकाबला बन गई थी। मुझे अपने शौहर का राज मालूम करना था, क्योंकि इसके नाम पर ब्याह कर आई थी और मैंने सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारनी थी। इस सारे सिलसिले में 7 दिन गुजर गए और मैं रोजाना अपने शौहर को दवाई देती थी, लेकिन मेरे भी कुछ जज्बात थे। हर नई नवेली दुल्हन की तरह मेरे अंदर भी जज्बात का समंदर ठाठे मारने लगा था। मैंने सोचा ये ख्वाहिश तो खुदा की नजर में जायज है, बल्कि खुदा ने इसका हुक्म दिया है, तो फिर क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हूँ। मैं न सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रही थी बल्कि अपने शौहर पर भी जुल्म कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इनमें कोई नुक्स नहीं है। बिला वजह ये बात फैलाई गई थी और एक रात जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैंने एक दिन अपने शौहर को बगैर दवाई के दूध पिला दिया। फिर वैसे ही होने लगा जैसी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे शौहर मोहब्बत भरी बातें करने के बाद करीब आए। अभी हमें लेटे कुछ ही देर गुजरी कि मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ और जब मैंने लाइट जलाई देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? ये मेरे शौहर मेरे साथ क्या कर रहा था और वो क्या से क्या बन गया था? इसको इस हाल में देखकर तो मेरी चीख बुलंद हो गई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने शौहर को देखने लगी। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यही वो नुस्खा जिसकी बातें बार बार मेरी वालदा मुझसे कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे शौहर से खौफ आने लगा। मुझे और तो कुछ समझ ना आया। मैं फौरन कमरे से भाग गई और जाकर अपनी सास को जगाया। सास ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हो गया है? आधी रात को ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम मुझे जगा रही हो? मैंने कहा कि आपके लिए क़यामत नहीं आई होगी, लेकिन मेरे लिए तो क़यामत आ ही गई है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई तो वो खामोश खड़ी हो गई, जैसे इन्हें मालूम हो कि मेरे शौहर के साथ ये सब मसला है। मैंने इनसे पूछा कि क्या हो रहा है। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है? ये बोलकर मेरी सास तो वापस चली गई और मैं अकेली अब उसका हल ढूंढ रही थी। उस वक्त और कुछ समझ ना आया तो मैंने फौरन उसे दूध में वही दवाई मिलाकर शौहर को पिला दी और वो 2 मिनट में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के साथ ही मैंने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है और मेरे शौहर मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ गए। मैंने आते ही साथ अम्मी से सवाल किया कि आपको ये सब कुछ मालूम था? अगर मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया और आपने मेरी शादी वहाँ क्यों की? अगर मालूम नहीं था तो फिर आपने वो दवाई मुझे क्यों दी? इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन
मेरी माँ ने मुझे किसी बात का कोई जवाब ना दिया और एक ही बात कही कि ये सब तुम्हारा नसीब है। मैंने उसी वक्त कहा था कि सोच लो, और तुमने कहा था कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें वहाँ ही रहना है और इसी इंसान के साथ गुजारा करना है। अम्मी का ये जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मेरी सुतेली माँ है, अगर सगी माँ होती तो कम अज कम मेरे साथ ऐसा ना करती। लेकिन मुझे लगा कि अगर अम्मी को वो सब बताऊं जो मैंने देखा था तो शायद इनको मामले की संजीदगी का एहसास हो जाए। मैंने इनको सब कुछ बताया जो मैंने उस दिन देखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब ना दिया और इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे मैं समझ गई कि मैं वापस इस घर में नहीं आ सकती। अपने घर में रहना है और उसी इंसान के साथ रहना है, और अब मैं उस घर में वापस जाने के नाम से डर रही थी। लेकिन मैं औरत हूँ, मजबूरी थी। 2 दिन नीम वाला के घर रहकर मैं वापस उसी घर में चली गई जो अभी मुझे घर कम और जहन्नुम ज्यादा लग रहा था। हैरत की बात ये थी कि सारा दिन मेरा शौहर बिल्कुल नॉर्मल रहता, मेरा ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं भूलता था, और घर से बाहर जाता तो वापस कभी भी खाली हाथ ना आता था, मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता था। इतना प्यार करने वाला इंसान रात के अंधेरे में क्या बन जाता था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी। सच तो ये है कि मुझे भी अपने शौहर से प्यार हो गया था और मैं उसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे इससे डर भी लगता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस चीज का क्या हल है, और जो हल था वो मैं जरूर करती। अब रोजाना रात को दूध में दवाई मिलाकर पिला देती। सवाल ये था कि अगर मेरा शौहर ऐसे ही रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। उस दिन के बाद से मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था। वो भी मेरे शौहर के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती, लेकिन शौहर के पीछे से रवायती सास बन जाती और मेरे हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती। और अब मैं 2 मौजों पर लड़ रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी थी कि मैं वापस नहीं आ सकती। हैरत की बात ये थी कि हमारे घर में कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करता था, और अगर करता भी था तो मेरे सामने नहीं करता था, या शायद किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। इसी कश्मकश में कुछ दिन और गुजर गए। अब तो दवाई भी बहुत कम दिनों की रह गई थी, और मैं तो ये सोच सोच के परेशान थी कि अगर ये दवाई खत्म हो गई तो क्या होगा। मैंने फैसला किया कि इस मौजू पर अपने शौहर से ही बात करती हूँ। मैंने बातों बातों में इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस करके मैं परेशान हो गई कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, और ऐसा कुछ है तो कैसे चलेगा। जब भी मेरी आंखों के सामने वो रात आती, मैं फिर से काम चाहती। एक दिन घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी सास थी। मैंने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए और जाकर सास के कमरे में बैठ गई। इधर उधर की बातें की। मैंने सास से कहा कि वो मुझे सच बताए कि ये सब क्या है, ताकि इसका कोई हल ढूंढा जा सके। पहले तो उन्होंने बात आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे सच बताएं, क्योंकि अब ये बात मेरी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। जो कुछ मेरी सास ने बताया वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात थी। उन्होंने बताया कि जब मेरा शौहर पैदा हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, जैसे जैसे बड़ा होता गया आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये सब पैदा होता गया। वो सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहता था, स्कूल भी जाता, बहुत सही था, इसलिए क्लास में हमेशा अव्वल आता था और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे होता था। लेकिन रात होते ही वो बदल जाता था। मैंने इस चीज को इतना खास ध्यान नहीं दिया, और ये जवान हो गया, और अभी इसमें ये चीज इतनी हो गई थी कि मैं परेशान हो गई। मेरे पास इसका कोई हल नहीं था, और मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं इसे बहुत से पीरों फकीरों के पास लेकर जाती रही। लेकिन जब इन सब से काम नहीं बन पाया तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ ये है कि इसकी शादी कर दी जाए। अब मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए 1 साल और गुजर गया और इसकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तुम्हारी माँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक दफा सफर के दौरान मुझे मिली, हम लोग बहुत ही अरसे बाद मिले थे, इसी वजह से मैं उसे अपने घर ले आई और बातचीत के दौरान मैंने अपनी परेशानी उसे बता दी। तुम्हारी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ हर जगह जाती रही। मैं उसे मुख्तलिफ डॉक्टर के पास लेकर जाती, कुछ तो कहते ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, और कुछ डॉक्टर्स ने यही कहा था कि इसकी शादी कर दी जाए। एक दफा जब मैं तुम लोगों के घर गई तो मेरे बेटे की नजर तुम पर पड़ गई और तुम्हें उसे पसंद आ गई। उसने मुझसे जिद लगा ली कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। मैंने तुम्हारी माँ से बात की तो वो ना मानी, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं भी बेटे की जिंदगी के लिए मजबूर थी। आखिरकार मैंने तुम्हारी माँ को वास्ता देकर मना लिया और इस तरह मंगनी के बजाय निकाह कर दिया, ताकि बाद में तुम्हारी माँ कोई मसला ना कर सके। लेकिन अब भी मैं डर रही थी कि ना जाने शादी के बाद क्या मसला होगा। लेकिन शादी के दूसरे दिन तुम मुतमईन नजर आई थी, तो मुझे लगा कि डॉक्टर जो कह रहे थे वही सच था। और फिर इतने दिन सुकून में गए, लेकिन जिस दिन तुम मुझे जगाने आई तो मुझे लगा शायद ये सुकून वक्ती था और फिर से वही मसला शुरू हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाऊं या नहीं, और मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा थी। मैंने अपनी सास से कहा कि जो होना था वो तो हो गया, वो मेरा शौहर है और इसका साथ देना मेरा फर्ज है। मैंने उसको बता दिया कि मुझे मेरी माँ ने एक दवाई दी थी जो कि मैं उनको दूध में डालकर पिलाती हूँ, इसकी वजह से वो 2 मिनट में सो जाते हैं।
लेकिन मेरी सास ने कहा कि ये मसले का हल नहीं है, वो जिस दिन जागता रहेगा उस दिन वही होगा। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे एक उम्मीद थी कि मैं अपने शौहर को ठीक कर लूंगी। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो वही सब फिर हो रहा था। मतलब मेरे शौहर मेरा मेकअप का सामान निकाल कर खुद को मेकअप कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, मेरे शौहर दोहरी शख्सियत का शिकार थे। वो दिन को मर्द थे तो रात को खुद को औरत समझने लगते थे, और यही इनकी शख्सियत की गिरा थी जो मुझे खोलनी थी। मुझे याद आया कि आज मैंने इनके दूध में दवाई की मिकदार कम डाली थी, शायद इसलिए आधी रात को वो जाग गए थे। मैं जब इनके पास गई तो वो खुद को औरत समझ रहे थे, औरत की आवाज में बात कर रहे थे और मुझे मर्द समझ रहे थे। वो टाइम बड़ी मुश्किल से गुजरा मैंने, लेकिन सुबह होते ही वो सब कुछ भूल गए। अब उनको नहीं पता था कि रात वो एक औरत बन गए थे और औरत की तरह बातें कर रहे थे। अगर कोई और इनको इस तरह से देख लेता तो शायद वो इनको दूसरी जिन्स समझ लेता, लेकिन वो मर्द ही थे। लेकिन इनके अंदर एक और शख्सियत छुपी हुई थी। अब इनके अंदर कहाँ से आई, किधर से आई, मुझे इस बात का पता लगाना था। मैं बहाने से इनको अपनी एक दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गई और इसको सारा मसला बताया, और उसने जो हल बताया वो बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता था, लेकिन यह हर हाल में करना था। लेकिन इसका कहना था कि सबसे पहले बुनियाद का पता करना जरूरी है कि इनके अंदर ये मसला आया कहाँ से। मैंने अपनी सास से पूछा कि ये मसला कब से शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे हर बात शुरू से बताई। उन्होंने बताया कि इन्हें नहीं मालूम कि ये कब से मसला था। पहली दफा उन्होंने तब देखा जब मेरा शौहर 7वीं क्लास में पढ़ता था। उन्होंने देखा कि रात के वक्त अपनी बहन का मेकअप करके और इसके कपड़े पहनकर खुद को औरत समझ रहा था और इसी की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि उन्होंने उसको डांट दिया और कपड़े बदलने के लिए कहा, लेकिन जब सुबह पूछा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने इसे मजाक समझा और इस बात को भूल गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने सब दोबारा से वो देखा और फिर दोबारा से डांट कर कपड़े बदलवाए। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक मजाक कर रहा है या बहन के साथ सारा दिन खेल कर खुद को लड़की समझने लगा है। जब 10वीं के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने समझा कि इसके ऊपर कोई साया हो गया है, इसलिए उन्होंने पीरों फकीरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए और इन सब से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ये दिन को मर्द की तरह रहते और रात को फिर से खुद को औरत समझने लगते। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सुबह उठकर इसको कुछ भी याद नहीं होता था, इसलिए मैंने रात को इसके कमरे को बाहर से ताला लगाना शुरू कर दिया। इस तरह घर में सिवाय इसके बाबा के किसी को भी ये ना मालूम हुआ कि इसके साथ क्या मसला है। लेकिन एक दफा इसके बड़े भाई ने इसे इस हालत में देख लिया जब वो किसी काम से रात को इसके कमरे में गया और इस तरह बात पूरे घर वालों को पता चल गई। फिर इसके भाई ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे और ये कोई दिमागी मसला है, और फिर जो भी हुआ वो तुम्हें मालूम है, बात घूम फिर कर वही आ गई थी कि ये मसला आया कहाँ से। जब तक ये बात पता नहीं चलती कि मसला शुरू कहाँ से हुआ था, इस मसले का कोई हल नहीं था। दोहरी शख्सियत का ये मसला अगर दुनिया के सामने आ जाता तो इनकी इज्जत दो कड़ी की रह जाती। आखिरकार मैंने कमरे से इनका पुराना सामान निकाला और वहाँ से मुझे इस राज का पता चल गया। इनके पुराने सामान से मुझे बहुत सी और किताबें ऐसी मिली जो कि साइकोलॉजी पर मुश्तमिल थी, और शायद वही सारी चीजें पढ़कर ये खुद पर आजमाते रहे और फिर ये खुद वही बन गए। वो सारी किताब अपने दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गए और जैसे वो कहती गई वैसी मैं करती गई। 1 साल लगा और मेरे शौहर अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर मैं चाहती तो वापस भी जा सकती थी और इनको इनके हाल पर भी छोड़ सकती थी, लेकिन जो इंसान मुझे इज्जत और प्यार दे रहा है, मैं इसको इसके इस हाल पर छोड़कर चली जाऊं, ये बात मुझे गवारा नहीं। और सच कहते हैं कि मोहब्बत कभी रायगा नहीं चाहती। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।